हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र से है। और इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू एग्ज़ाम की जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और जितना हो सके उतना PYQ करिए, क्योंकि PYQ ही आपको बेनिफिट देगा। बाकी जो है तो रटना जो है आपको बिल्कुल भी नहीं है सीटेट एग्जाम में। अगर आप PYQ की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जो है आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी और जो है आप एग्ज़ाम हॉल में अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और टाइम मैनेजमेंट तभी आपका बेहतर होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए टाइम मैनेजमेंट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। और लगभग हर ईयर के आपको 10 से 12-15 सालों के हम क्वेश्चन पेपर जितने भी वीडियो हैं उसमें आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सारे वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ना इससे कठिन पेपर पूछा जाएगा और ना ही इससे आसान पेपर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश कक्षा 2 के स्तर की ही पठन सामग्री पढ़ पाते हैं। अब यह कौन सी गतिविधि अधिकांश विद्यार्थियों में सहभागिता करने और भाषा ग्रहण करने में मदद करेगी? अब ऑप्शन देखिएगा कि ऐसी कौन सी गतिविधि होगी। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आज के दिन का मुहावरा, अध्यापक प्रतिदिन पाठ से संबंधित मुहावरा प्रस्तुत करेगी। या फिर समाहांत के लिए पठन, यानी कि विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अपने पढ़े हुए उपन्यास या पुस्तक साझा करेंगे। थर्ड है कि प्रतिदिन बातचीत, यानी कि विद्यार्थी प्रतिदिन पिछले दिन की गई गतिविधि पर बातचीत करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि जनरल लेखन, यानी कि विद्यार्थी कक्षा आरंभ होने से पहले लगभग 5 मिनट के लिए अपने मन से कुछ लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि भाषा सीखने में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल आपस में जुड़े होते हैं। और जब पढ़ने का स्तर कम होने पर भी बातचीत के जरिए बच्चे अपने अनुभव साझा कर भाषा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कि यह अधिकांश विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर की ही पढ़ाई कर पाते हैं। और ऐसे में देखिए कि लिखित या पढ़ने वाली अधिकांश उनके लिए गतिविधियां जो है, तो ये अधिकांश गतिविधियां उनके लिए कठिन हो सकती हैं, क्योंकि देखिए कि प्रतिदिन बातचीत में विद्यार्थी पिछले दिन की गई गतिविधियों पर बोलेंगे और यह उनकी अपने अनुभवों से जुड़ा होगा, जिससे वे सहजता से भाग लेंगे। और बातचीत करते समय बच्चे वास्तविक अनुभवों को भाषा से जोड़ते हैं और अपनी बात सुनकर रखते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास करते हैं। और इससे न केवल सहभागिता बढ़ती है, बल्कि सुनने और बोलने के कौशल के जरिए भाषा ग्रहण करना भी आसान हो जाता है। इसलिए देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि प्रतिदिन बातचीत विद्यार्थी पिछले दिन की गई गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। यानी कि देखिए, प्रतिदिन बातचीत और विद्यार्थी प्रतिदिन पिछले दिन की गतिविधियों पर बातचीत करेंगे, तो ये सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बहुभाषिक कक्षा में अध्यापन करते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए? अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों की भाषिक निपुणता अधिक से अधिक अवसर देने से समृद्ध होती है, यानी इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। या फिर कक्षा में भाषिक विविधता किसी भी भाषा के अध्यापन में अवरोध पैदा करती है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बच्चे ड्रिल और अतिशय अभ्यास से बेहतर सीख पाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है कि भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से बनती है। तो देखिए यहाँ पे कि
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़ी होती है। क्योंकि देखिए कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को इसी सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। और जब बच्चे अपनी मातृभाषा और घर की भाषा को अपनी संस्कृति और समाज से जोड़कर सीखते हैं, और इससे जो है एनसीएफ 2005 कहता है कि भाषिक विविधता को अवरोध नहीं बल्कि संसाधन मानता है, और बच्चों की भाषा उनकी पहचान का हिस्सा होती है। इसलिए कक्षा में उनकी भाषा का सम्मान करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चे भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से बनती है, ना कि देखिएगा कि ड्रिल, अभ्यास या भाषिक निपुणता के अवसर से। यह मुख्य सिद्धांत नहीं है, और सही सिद्धांत यही है कि भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से ही निर्मित होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सिखाने के लिए संदर्भ सहित उपागम का अनुसरण करती है। अब ऑप्शन देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन कि एक वाक्य के उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के काल समझाना, या फिर काल के नियमों की अवधारणा को अपनी प्रथम भाषा के संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि किसी कार्यपत्रक के माध्यम से नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए काल के प्रत्येक नियम का अभ्यास करना, या ऑप्शन नंबर डी है कि पहले से लिखे गए संवाद जिनमें काल के प्रकारों का वर्णन किया गया है के माध्यम से काल को पढ़ाना। तो देखिए कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सिखाने के लिए संदर्भ सहित उपागम का अनुसरण करती है। तो देखिए वो शिक्षण शास्त्रीय विधि है ऑप्शन नंबर डी में, कि पहले से लिखे गए संवाद जिनमें काल के प्रकारों का प्रयोग किया गया है के माध्यम से काल को पढ़ाना। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यह विधि बच्चों को व्याकरण को समझने में मदद करती है। अब जैसे कि पहले से लिखे गए संवादों में काल के विभिन्न प्रकार स्वाभाविक रूप से आते हैं, और बच्चे संवाद के माध्यम से काल का प्रयोग देखते हैं और संदर्भ में सीखते हैं। इसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि लाल रंग की गेंद फर्श पर एकदम से उछलते हुए गिरी, और जो पहले से ही गीली थी अब यह लुढ़कते हुए दूर चली गई। अब इस वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया। अब किरण ने उछलते हुए लुढ़कते हुए को रेखांकित किया, और किरण की क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा भ्रम है। अब किरण ने गेंद में जो है तो उछलते हुए और लुढ़कते हुए को रेखांकित किया है। अब यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किरण की क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा भ्रम है। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की नहीं, या क्रिया विशेषण में सदैव हुए का प्रयोग होता है, या फिर क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, या फिर किरण ने क्रिया विशेषण का सही तरह से पहचान नहीं की। तो देखिए कि क्रिया विशेषण वह है जो क्रिया की विशेषता यानी कि समय, स्थान, रीत और परिमाण बताता है। जैसे कि उछलते हुए और लुढ़कते हुए क्रिया के रूप हैं, क्रिया विशेषण नहीं है। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि क्रिया विशेषण में सदैव हुए का प्रयोग होता है। अब देखिए कि एकदम से जब क्रिया गिरी की रीत बताता है, और यह क्रिया विशेषण है। जैसे कि दूर क्रिया चली गई का स्थान बताता है, और यह भी क्रिया विशेषण है। और किरण ने उछलते हुए और लुढ़कते हुए को रेखांकित किया, और ये शब्द क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के तरीके को दर्शाते हैं, पर ये स्वयं क्रिया विशेषण नहीं है। और किरण का भ्रम यह है कि वह समझता है कि क्रिया विशेषण में हमेशा हुए शब्द होता है, जबकि यह सही नहीं है। इसलिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि श्रीमती विजयलक्ष्मी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को स्वयं पर निबंध लिखने के लिए कहा।
अब इस प्रदत्त कार्य के बाद कौन सा कार्य, कौन सा प्रश्न आकलन अधिगम के रूप में इस गतिविधि के संदर्भ में सबसे अधिक सहायता करेगा। अब ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि आप और आपके मित्र एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, या फिर सेकंड है कि दिए गए बिंदुओं की सूची पढ़ो और जांचो कि तुमने अपने निबंध में किन बिंदुओं को शामिल किया है। उसके बाद थर्ड है कि तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय गतिविधि कौन सी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि आपने यह कैसे निर्णय लिया कि आपके बारे में कौन सी बात निबंध में आनी चाहिए। तो देखिए कि जब श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को स्वयं पर निबंध लिखने के लिए कहा और इस प्रदत्त कार्य के बाद कहा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न आकलन अधिगम के रूप में इस गतिविधि के संदर्भ में सबसे अधिक सहायता करेगा। तो देखिए आकलन अधिगम के रूप में यानी कि असेसमेंट एज ए लर्निंग का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को अपनी सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करने और स्वयं मूल्यांकन करने में मदद करता है। अब जैसे कि इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने स्वयं पर निबंध लिखा और आकलन अधिगम के रूप में लिए ऐसे प्रश्न होना चाहिए जो बच्चों को अपने निर्णय और सोच को समझने में मदद करता है। और देखिए यही जो है विकल्प डी में दिया गया है, यानी ये जो है सहायता करेगा। तो विकल्प डी में यही दिया गया है कि आपने यह कैसे निर्णय लिया कि आपके बारे में कौन सी बात निबंध में आनी चाहिए। और यह प्रश्न विद्यार्थी को अपनी लेखन प्रक्रिया, विचार, चयन और तर्क करने पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि यह सीखने को स्वयं मूल्यांकन और आत्म नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन से जोड़ता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आपने यह कैसे निर्णय लिया कि आपके बारे में कौन सी बात निबंध में आनी चाहिए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। तो भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का विदेशी भाषा का स्थान है, या कार्यालयी भाषा का, या सह कार्यालयी भाषा का, या ऑप्शन नंबर डी है कि भारतीय भाषा का। तो देखिए भारतीय संविधान में अंग्रेजी को सह कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि हिंदी के साथ सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। अब भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी को भी संघ के कार्यों में प्रयोग के लिए मान्यता दिया गया है। अब जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार यानी आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक बनी रही। और बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके संशोधनों ने अंग्रेजी को अस्थायी रूप से सहकार्यकारी भाषा बना दिया। और इसका अर्थ है कि अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों, न्यायपालिका और संसद में हिंदी के साथ किया जाता है और यह विदेशी भाषा नहीं बल्कि भारत की आधिकारिक सह राजभाषा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सह कार्यालयी भाषा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा था। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है। उसके बाद सेकंड है कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्हों की पहचान करने के लिए कहें। जैसे कि राधा विद्यालय में देर से गई, अब वह सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ी और कहा कि क्या मैं आ सकती हूँ। या फिर कि विद्यार्थियों के दो दो के जोड़े बनवाएं और उन्हें निम्नलिखित को सही तान अनुतान में पढ़ने को कहें। या ऑप्शन नंबर देखिए कि क्या मैं सैर करने जा सकती हूँ, नहीं तुम नहीं जा सकती, अपना काम पूरा करो। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों को पूर्ण विराम, अर्धविराम तथा प्रश्न चिन्हों आदि की सूची बनाने के लिए कहें। तो देखिए यहाँ पे कि विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग जो होता है तो वो सीखने के लिए शिक्षार्थियों को वास्तविक प्रयोग यानी अभ्यास का अवसर मिलना चाहिए, न कि केवल पहचान या सूची बनाना चाहिए।
अब जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए में विद्यार्थियों को एक वाक्य में स्वयं विराम चिन्ह लगाने हैं और यह उन्हें नियमों को लागू करने का अवसर देता है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, देखिए, तो बी वाले ऑप्शन में केवल पहचान करनी है जो कि प्रयोग में नहीं है, अतः ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सी वाला विकल्प देखिएगा, तो सी वाला विकल्प में है कि तान अनुतान से पढ़ना, जो कि उच्चारण से जुड़ा है, विराम चिन्हों के प्रयोग से ये नहीं जुड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी वाला ऑप्शन देखिएगा, तो डी वाले ऑप्शन में क्या है कि केवल सूची बनानी है, तो केवल सूची बनानी है जो कि रटने जैसा है, अतः ये सबसे प्रभावी कार्य वह है जिसमें विद्यार्थी स्वयं विराम चिन्ह लगाएं। तो स्वयं विराम चिन्ह लगा रहे हैं विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। अब जैसे कि रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, अब वह हलवा, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऑनलाइन कक्षा में प्रत्येक ध्वनि पर स्थान केंद्रित करते हुए शब्दों को धीमी गति से पढ़ा जाता है, फिर पठन की गति बढ़ाई जाती है, फिर सामान्य गति से पढ़ा जाता है। अब यह गतिविधि किसके लिए सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती है? तो ऑप्शन देखिए कि यह गतिविधि जो है अर्थबोध के लिए सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती है, या मिश्रण यानी कि ध्वनि और शब्द की आकृति में मेल के लिए, या शब्द संपदा के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है छंद शास्त्र के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह विधि ध्वनि और शब्द की आकृति को जोड़ने यानी कि मिश्रण के अभ्यास के लिए उपयोगी होती है। अब जैसे कि पहले प्रत्येक ध्वनि पर ध्यान देते हुए धीमी गति से पढ़ा जाता है, फिर गति बढ़ाकर पढ़ा जाता है ताकि ध्वनियाँ शब्द से जुड़ी रहें, और अंत में सामान्य गति से पढ़ा जाता है जिसमें ध्वनि और शब्द का मेल अस्थायी हो जाता है, और यह प्रक्रिया बच्चों को ध्वनियों को पहचान कर शब्द बनाने में सहायता करती है। अब जैसे कि मिश्रण, ध्वनि और शब्द की आकृति में मेल, यानी कि सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती है, तो सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती है मिश्रण ध्वनि और शब्दों की आकार में मेल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें कहा जा रहा है कि रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती है और अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में यह कहानी सुनाने के लिए कहती हैं, और इसके बाद वह बारी बारी से 5 के समूह में कहानी कहने के लिए कहती हैं। अब वह कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि बहुभाषिकता का अनुसरण कर रही हैं, या फिर द्विभाषिकता का, या फिर ट्रांस लैंग्वेज का, या फिर समूह कार्य का। तो देखिए कि जब रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती हैं और वो कहानी सुनाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में यह कहानी सुनाने के लिए कहती हैं, यानी कि क्या करना पड़ेगा इसमें? ट्रांसलेशन ही तो करना पड़ेगा। जब बच्चे अपनी भाषा में अंग्रेजी भाषा में सुनी हुई कहानी को अपनी भाषा में बताएंगे तो ट्रांसलेशन ही तो करेंगे। अब उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद वह बारी बारी से 5 के समूहों में कहानी कहने के लिए कहती हैं। अब वह कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? तो रेणु जी जो हैं तो वो अपनी कक्षा में ट्रांस लैंग्वेज की युक्ति कर रही हैं, क्योंकि ट्रांस लैंग्वेज जो है तो एक लचीली बहुभाषीय रणनीति है जिसमें शिक्षार्थी एक भाषा में सुनकर दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। और जब रेणु जी ने कहानी अंग्रेजी में सुनाई और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे उसी कहानी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में सुनाएं, और इसके बाद उन्होंने 5 के समूहों में बारी बारी से कहानी सुनाने को कहा। अब यहाँ विद्यार्थी एक भाषा जैसे कि अंग्रेजी से दूसरी भाषा अपनी भाषा में जा रहे हैं, तो वे भाषाओं के बीच लचीले ढंग से बदलाव कर रहे हैं, और यह द्विभाषिकता या बहुभाषिकता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न भाषाओं का एकीकृत उपयोग किया जाता है, और यह केवल समूह कार्य भी नहीं है बल्कि भाषा पुल का काम करती है। और इस प्रकार रेणु जी जो है तो वो ट्रांस लैंग्वेज युक्ति का अनुसरण कर रही हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।